हेलो बच्चों, जैसा कि थंबनेल आज देखे हैं वेव, इस वेव में आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेसिव वेव होता क्या है, प्रोग्रेसिव वेव में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है। अक्सर सिलेबस में आपको टॉपिक लिखा देखे होंगे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव, मैंने एक प्रोग्रेसिव वेव जो कि प्रोग्रेस करता है, जो कि ट्रेवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है। इसके बाद फिर मैं आज कवर करने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है या प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीम पोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीम पोजिशन तीन टाइप के होते हैं, चाहे इंटरफेरेंस ऑफ वेव हो, चाहे स्टैंडिंग वेव हो या बीट हो, उसको भी हम थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बीट्स और स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन मिलेगा। तो बैक टू बैक दो वीडियो होगा, दोनों आपको देखना होगा कि पूरा पार्ट कवर होगा, जो कि वेव ऑप्टिक्स का वन ऑफ द मोस्ट बड़ा पार्ट है। सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव होता क्या है, जो वेव एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करती है। जैसे अगर आपका दो दोस्त कहीं आपस में बातचीत कर रहे हैं या हम लोग कहीं बातचीत करते हैं तो एक के मुंह से साउंड निकल रहा है, दूसरे के कान में जा रही है, या कहीं चोंगा बज रहा है वहां से साउंड आप तक आ रही है, कहीं बॉक्स बज रही है साउंड आ रही है, तो वो वेव ट्रेवल कर रहा है, वो वेव चलता है। सन से लाइट चलकर हम तक आती है, तो सन से जो लाइट हम तक आती है ये भी एक वेव है जो कि प्रोग्रेस करता है। तो जो वेव एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मीडियम में ट्रेवल करे, जो वेव एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मीडियम में ट्रेवल करे आर कॉल्ड ट्रेवलिंग वेव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। तो हम लोग प्रोग्रेसिव वेव को देखते हैं। इधर टॉपिक है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, द वेव विच ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ ए मीडियम, जो वेव मीडियम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करे, प्रोग्रेस करे, चले, आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव या ऑल्सो कॉल्ड ट्रेवलिंग वेव। ये वेव ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। जैसे साउंड ट्रेवल करता है, साउंड जो ट्रेवल करता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट जो ट्रेवल करता है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो आपका प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो आपको माइंड करना होगा, when progressive wave travel in the medium, when progressive wave travel in the medium, then all particles of medium vibrate in same way. When progressive wave travel in the medium, then all particles of medium vibrate in same way, but the phase of vibration changes from particles to particles at any instant. इसको आप सुनिए एक बार और। When the progressive wave travel in the medium, then all particles of medium vibrate in same way, but the phase of vibration changes from particles to particles at any instant. When progressive wave travel in medium, then all particles of medium vibrate in same way, but the phase of vibration, phase का मतलब एंगल होता है, but the phase of vibration changes from particles to particles at any instant. ठीक है, आइए मान लिया कि कोई वेव है जो कि प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी भी। मान लेते हैं एक प्रोग्रेसिव वेव है, एक ट्रेवलिंग वेव है जो कि प्लस एक्स एक्सिस की तरफ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। When particles is at origin, अगर पार्टिकल्स हमारा ओरिजिन पर है, जैसे ये हमारा कोई प्रोग्रेसिव वेव है जो कि भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर पार्टिकल्स हमारा ओरिजिन पर है जहां पर x इज इक्वल टू 0 है, यहां पर x इज इक्वल टू 0 है, अगर पार्टिकल्स हमारा ओरिजिन पर है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिछला चैप्टर आप ओसिलेशन अगर पढ़े हैं, ओसिलेशन अगर आप पढ़े हैं तो ओसिलेशन में हम लोग तीन इक्वेशन निकाले थे, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन वहां पर था r sin ओमेगा t, आर साइन ओमेगा टी, जहां आर आपका था एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी का देखे होंगे आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन का देखे होंगे माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इक्वेशन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन पे जो कि था आर साइन ओमेगा टी। तो वहां पर एम्पलीट्यूड हम लोग रखे थे आर, मान लेते हैं आज एम्पलीट्यूड हम लोग रखते हैं ए, तो वही रिलेशन हमारा हो गया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहां ए हमारा एम्पलीट्यूड है। लेकिन ये इक्वेशन हम तब लिखे हैं जब x इज इक्वल टू 0 था, मतलब ओरिजिन पर था, इक्वेशन नंबर 1। अब प्रोग्रेसिव वेव मान लीजिए प्रोग्रेस किया और पहुंच गया P पर, जो कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है। Let us consider when it reaches at P, when progressive wave reaches at P, which is at x distance from the origin, तब P पर हमारा प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा y, बट हम लिख कहाँ रहे हैं, x पर, हम लिख रहे हैं x पर, ये लिखे थे हम 0 पर, ओरिजिन पर, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। बट थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से t था बट इतना टाइम तो हमारी खत्म हो गई है, तो यहाँ पर होगा t माइनस e वाला t माइनस जो हम लोग खर्च कर चुके हैं, जो हम लोग चल चुके हैं, तो t माइनस टी, और इस t के जगह पे हम लोग निकाले हैं एक्स वाई भी, क्योंकि
टी माइनस टी मतलब टी माइनस एक्स बाई वी। एक्स बाई वी क्यों से लाएं? क्योंकि होता है समय इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक चले तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किए हैं? x, और वेलोसिटी है मेरा v, तो t के जगह पे x बाई v जो हम खर्च कर चुके हैं, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई टी, ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई टी, तो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस एक्स बाई भी। तो x बाई भी एक टाइम का टाइम है जो कि इतना हम लोग खर्च कर चुके हैं। a साइन 2 पाई बाई टी, टी को अंदर लेके गए, टी को अंदर लेके गए तो छोटी टी बाई बड़ी टी माइनस एक्स बाई भी टी। अब भी टी इज इक्वल टू, आप सुने होंगे भी टी इज इक्वल टू लेमडा। इस रिलेशन को देखिए, v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी, v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो अगर पार्टिकल्स हमारा यहाँ से यहाँ तक चलता है तो कितना दूरी तय किया है? लेमडा, और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगता है आपका फुल टी, तो लेमडा बाई टी। तो भी टी के जगह पे डालते हैं लेमडा, तो भी टी के जगह पे हम लोग डाल देते हैं लेमडा, बाकी सारा इक्वेशन वही है। a है, साइन है, 2 पाई है, t बाई टी है माइनस एक्स बाई लेमडा। यहाँ से लेमडा को निकालते हैं कॉमन, यहाँ से अगर लेमडा को कॉमन निकाल लें तो a साइन 2 पाई बाई लेमडा, ऊपर में लेमडा नहीं था तो लेमडा मल्टीप्लाई हो गई, तो लेमडा t बाई टी माइनस एक्स। इट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। हो सकता है तो आप यहाँ से एक बार दोबारा देख लीजिए, थोड़ा बैक करके इसको देख लीजिए। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू, ठीक है, लेमडा बाई टी को क्या बोलते हैं? लेमडा बाई टी को हम बोल रहे हैं v, तो दिस इज भी टी माइनस एक्स। अगर प्रोग्रेसिव वेव प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव करे, जैसे कि हमारा प्लस एक्स एक्सिस की तरफ था, अगर प्रोग्रेसिव वेव प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव करे तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो है a साइन 2 पाई बाई लेमडा भी टी माइनस एक्स। लेकिन अगर ये माइनस एक्स की तरफ मूव करे, माइनस एक्स की तरफ मूव करे तो यहाँ पर माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस एक्स की जगह पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा भी टी प्लस एक्स। अगर भी टी प्लस एक्स है तो नेगेटिव एक्सिस, और अगर माइनस एक्स है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है? सुपरपोजिशन का एक्चुअली मतलब होता है दो वेव का ओवरलैपिंग करना, दो वेव को ओवरलैप करवा देना। इस हाथ पे इस हाथ को ओवरलैप करा देंगे, दिस घटना इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। बट यहाँ पर सुपरपोजिशन हमको करना है वेव का। तो स्टेटमेंट हमारा बोलेगा, मान लीजिए कोई दो वेव है, एक का डिस्प्लेसमेंट है y1, एक का डिस्प्लेसमेंट है y2। जब ये दोनों ओवरलैप करेगा तो एक नया वेव क्रिएट करेगा जिसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इन दोनों का ऐड करके आएगा। आइए देखते हैं। द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट का बात हो रहा है, द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट एंड एट एनी इंस्टेंट इज द सम ऑफ, दोनों इंडिविजुअल का सम होगा। The resulting displacement of particles at any point, at any instant is the sum of, या is the vector sum of, हो सकता है आप वेक्टर बोल दीजिए, is the vector sum of इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स बाय 2 और मोर वेव। मान लेते हैं कोई दो वेव है y1 एंड y2, तो जो उसका रिजल्टिंग वेव आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2। बट यहाँ पे दो बातें यूज हो गई, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि हमको वेक्टर सम करना है। अगर दोनों वेव आर इन सेम फेज, अगर बोथ वेव सेम फेज में है तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, वेक्टर में हम लोग सम करेंगे। और दोनों अगर आउट ऑफ फेज है, जैसे मान लीजिए एक वेव निकला ऊपर से और दूसरा भी निकला ऊपर से ही, तो हो गया सेम फेज। एक निकला ऊपर से, दूसरा निकला नीचे से, तो हो गया आउट ऑफ फेज, अपोजिट फेज। If both wave are in same phase, then resulting will be y is equal to y1 plus y2. If both wave are in out of phase, opposite phase में है, तो y is equal to y1 minus y2. तो माइनस जो यूज कर रहे हैं वो आ रही है आउट ऑफ फेज के लिए, प्लस जो यूज हो रही है प्लस फेज के लिए। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोला कि मान लो कोई दो वेव है y1 और y2, अब उसका जो रिजल्टिंग वेव आएगा दोनों इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। अब एग्जांपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोजिशन के तीन एग्जांपल, पहला है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, दूसरा है स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव, तीसरा है बिट्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तीन एग्जांपल है, पहला इंटरफेरेंस ऑफ वेव, वेव का इंटरफेरेंस, दूसरा है स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव, और तीसरा है बिट्स। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है इसमें हम लोग दोनों पे कवर करेंगे। आज हम लोग देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस हो या स्टैंडिंग वेव हो या बिट्स हो, तीनों एक टाइप का सुपरपोजिशन ही है। Interference of wave, the superposition of two waves of same frequency, same wavelength, traveling in same direction with same speed। यहाँ पर दो वेव का क्या क्या रखा गया है? सेम रखा गया है। फ्रीक्वेंसी रखी गई है सेम, वेवलेंथ रखी गई है सेम,
डायरेक्शन रखी गई है सेम और वेलोसिटी रखी गई है सेम। When two wave of same frequency, same wavelength, traveling in same direction with same speed in a medium, gives rise to the intensity of any point in medium which is different from the individual intensity। यानी कोई दो वेव जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेमडा सेम हो, स्पीड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, अगर दोनों मिल के इंटरफेरेंस करके आपस में जुड़ के एक नया वेव जो बनाता है, उसकी इंटेंसिटी दोनों इंडिविजुअल की इंटेंसिटी से डिफरेंट होगा। वो जो रिजल्टिंग आएगा उसका इंटेंसिटी इंडिविजुअल की इंटेंसिटी से डिफरेंट होगा। वंस अगेन, द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड इन ए मीडियम गिव्स राइज द इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन द मीडियम व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल इंटेंसिटी। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बनना और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना। कंस्ट्रक्टिव होगा तब जब दोनों वेव सेम फेज में रहेंगे, तो डिस्ट्रक्टिव होगा तब जब दोनों वेव आउट ऑफ फेज में जाएंगे तब। जैसे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेव है मेरा ये, इसका डिस्प्लेसमेंट है y1, एक वेव है ये, इसका डिस्प्लेसमेंट है y2। दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम है, लेमडा सेम है, डायरेक्शन सेम है और वेलोसिटी सेम है। डायरेक्शन दोनों इधर ही रहा, लेमडा सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन दोनों मिला एक फेज में। तो जो नया वेव मिलेगा, y1 है, ऊपर वाला y2 है, तो इन दोनों को जुड़ के जो नया वेव मिलेगा उसका इंटेंसिटी दोनों से डिफरेंट होगा और वो बढ़ के मिलेगा, क्योंकि y = y1 + y2। ये होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, डॉट 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 डॉट, ये होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट जो होगा y = y1 + y2। अगर दोनों वेव सेम फेज में मिला तो जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगा वो दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी कि y1 अगर इतना छोटा है, y2 अगर इतना छोटा है, तो जो रिजल्टिंग आएगी वो बड़ी होके आएगी। यानी कि y = y1 + y2, y1 + y2। दूसरा हम लोग देखते हैं डिस्ट्रक्टिव, लेकिन यहाँ पर सेम क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी रखना है सेम, लेमडा रखना है सेम, वेवलेंथ रखना है सेम, स्पीड रखना है सेम और डायरेक्शन रखना है सेम, लेकिन फेज रखना है सेम। यहाँ फेज भी सेम है। दूसरा देखते हैं डिस्ट्रक्टिव, अगर कोई दो वेव जिसका सब चीज सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेमडा सेम हो, स्पीड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, बट मिले आउट ऑफ फेज, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से और एक नीचे से, आउट ऑफ फेज में अगर दोनों मिले, पहला दोनों सेम फेज में मिला ये आउट ऑफ फेज मिलेगा। इक्वल वेव बट अपोजिट डायरेक्शन, सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर, रिजल्टिंग वेव इज लेस देन। यहाँ पर रिजल्टिंग वेव आपको मोर मिला था, यहाँ पर रिजल्टिंग वेव लेस दो हुआ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट से, ये मिलने वाला आउट ऑफ फेज। जैसे ये वेव है मेरा y1, ये वेव है मेरा y2, तो जो रिजल्टिंग मिलेगा वो y = y1 - y2 के बराबर होगा। तो सोच लीजिए y1 अगर ये है, y2 ये है, तो रिजल्ट मिलेगा इधर। एक मिनट फिर से, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा रिजल्टेंट उसके तरफ, तो y1 का एम्पलीट्यूड बड़ा है, y2 का एम्पलीट्यूड छोटा है, तो रिजल्टिंग हमेशा उस ओर मिलेगा जो जीता हुआ वेव है, जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, रिजल्टेंट हमेशा उसके तरफ होगा। बाय द वे, अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए तो रिजल्टेंट हमारी चली जाएगी इक्विलिब्रियम लाइन पर, क्योंकि यहाँ पर घटता है y = y1 - y2। अगर दोनों का इंटेंसिटी बराबर है या दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर है या दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है तो रिजल्टिंग चला जाएगा सेंटर लाइन पे। ये था डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव एक फेज में, डिस्ट्रक्टिव आउट ऑफ फेज में। कंस्ट्रक्टिव एक फेज में, दोनों एक फेज से निकलेगा, डिस्ट्रक्टिव दोनों आउट ऑफ फेज में निकलेगा। कंस्ट्रक्टिव का रिजल्ट है y = y1 + y2, डिस्ट्रक्टिव का रिजल्ट है y = y1 - y2। कंस्ट्रक्टिव में जो रिजल्टिंग मिलेगा दोनों को जुड़ के मिलेगा, इसमें घट के मिलेगा। और इसमें क्या देखना है, हाँ, दोनों वे में रखना क्या है, फ्रीक्वेंसी रखना है सेम, वेवलेंथ रखना है सेम, स्पीड रखना है सेम और डायरेक्शन रखना है सेम। अंतर क्या करना है, एक में फेज भी सेम है, एक में फेज है आउट। तो ये था आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं स्टेशनरी वेव और बिट्स के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन का एक काम आपने किया है इंटरफेरेंस। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं स्टेशनरी एंड बिट्स। थैंक यू।